स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, डायमेंशन के लिए हमें फंडामेंटल टर्म्स, जो हमने 7 फंडामेंटल टर्म डिस्कस किए हैं, उनके सिंबल माइंड में रखना होगा। फॉर डायमेंशन, symbol of fundamental quantity, fundamental quantities। मास, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल M। लेंथ कैपिटल L। टाइम कैपिटल T। करंट एम्पियर का कैपिटल A। टेम्परेचर केल्विन का कैपिटल K। मोल MOL। मोस्टली ये 6 फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल ही डायमेंशन में यूज किए जाते हैं। तो हम इन्हीं से 6 फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल को माइंड में रखेंगे, जिससे कि हमारा सारा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन क्लियर हो जाए। तो ये फंडामेंटल सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली फॉर डायमेंशन। ये माइंड में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डायमेंशन के लिए ही सिंबल बनाए गए हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है और उसकी यूनिट m और s है, ms है। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए ये किस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कंफ्यूजन है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट मैंने इस पर पावर डाल दिया, m पर पावर 1 और s पर पावर -1, तो आप क्विकली इस बता दोगे कि ये कौन सा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आप बताओगे या तो ये स्पीड होगा या ये वेलोसिटी है, उसी की यूनिट है। यानी ये जो पावर है, जो फंडामेंटल यूनिट पर रेज किया गया है, इससे आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और उसके क्या यूनिट है। तो ये पावर है जो फंडामेंटल टर्म्स पर रेज कर देते हैं, तो हमें एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी पावर्स को जो हम इस फंडामेंटल यूनिट पर रेज करते हैं, उसे ही डायमेंशन कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए डायमेंशन, सो वी कैन डिफाइन द डायमेंशन कि डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल quantities must be raised to represent the physical quantity, physical quantity. This is the power. Okay, for example, अगर हम एक एग्जाम्पल स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहोगे सर ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ लेंथ लिख दीजिए। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहोगे सर ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ टाइम लिख दो। तो इसे फाइनली ये बन जाएगा L पर पावर 1 और T पर पावर -1। लेकिन डायमेंशन के लिए मिनिमम 3 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो आप देख लो उसमें मास नहीं है, तो जो क्वांटिटी इसमें नहीं है उस पर आप 0 पावर चढ़ा दो, तो ये जो मास पर, लेंथ पर और टाइम पर जो पावर है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके ऊपर जो पावर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये पावर्स ही जो है ना डायमेंशन कहलाते हैं। ये जो पावर आप देख रहे हो, मास पर पावर 0 है, लेंथ पर पावर 1 है, टाइम पर पावर -1 है, ये जो पावर है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेस किया गया है, उसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। तो आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ स्पीड, आर 0, 1, -1, 0, 1, -1, जहाँ ये 0 मास के डायमेंशन होंगे, 1 लेंथ का और -1 टाइम का। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, हमेशा जो डायमेंशंस के पावर लिखे जाते हैं वो ऑर्डर में लिखे जाते हैं। पहले मास के होंगे, तब लेंथ के होंगे और तब टाइम के होंगे। मास, फिर लेंथ और फिर टाइम। आप इसके ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग डायमेंशन को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसलिए जब इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप समझ जाओगे कि पहले मास है, फिर लेंथ है, फिर टाइम है, पहले मास है, फिर लेंथ है, फिर टाइम है। ओके, तो आप जब भी डायमेंशन लिखना वो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटी उस डेराइव्ड में नहीं आ रहे, उसके लिए आप 0 पावर रेज कर दें, लेकिन मिनिमम 3 लिखने जरूरी होते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका डायमेंशन। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, लुक हियर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जो ये आपको बताएगा कि कैसे और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जो उस डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर से समझिए, इट इज एन एक्सप्रेशन विच shows how and which fundamental quantities represent the dimension of derived physical quantity। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि कैसे और कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो उस डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर्स है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2। अब देखिए यहां पर क्या है कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इस डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास है, लेंथ और टाइम, तीनों है इसमें। मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -2 है। यानी ये जो मास के ऊपर पावर है वो प्लस में है, लेंथ पर पावर प्लस में है और टाइम पर पावर माइनस में है। तो ये बता रहा है कि मास के साथ ये डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि पावर प्लस में है, ये भी पावर प्लस में है, इसके साथ भी फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन अगर टाइम के साथ इसका रिलेशन देखेंगे तो ये माइनस पावर में है। माइनस पावर का मतलब है इसका फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी कहीं ना कहीं टाइम को डिक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और टाइम को इंक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन है और इनके साथ क्योंकि प्लस पावर है तो इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मास बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी,
मास कम कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बताते कि कैसे और कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो इस डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिर से मैं बता दूं कि ये ऑर्डर में लिखे जाएंगे, यानी पहले मास होगा, फिर लेंथ होगा, फिर टाइम होगा, फिर अदर क्वांटिटी होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी होता है। अगर आप फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो, फाइनली लिखेंगे, तो उस केस में हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है। तो ये हमें माइंड में रखना है कि बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होते हैं। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। यानी जैसे एक एग्जांपल, जैसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। तो आप इस ए को, इस सिंबल को आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L1 T-2। तो अगर आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, सिंबल को डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दोगे तो ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए देखते हैं कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करता है। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, यानी यहां पर चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का कॉन्सेप्ट लेंथ से है। तो यहां हो जाएगा L और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कैपिटल T। तो ये हो जाएगा क्या? m0, क्योंकि मास इसमें नहीं है और मैंने आपको बताया है कि मिनिमम 3 फंडामेंटल टर्म्स होने चाहिए, मास, लेंथ एंड टाइम, और वो भी सीक्वेंस में होने चाहिए। तो मास पर 0 पावर क्योंकि ये नहीं है, लेंथ पर 1 पावर, और ये t पर -1 हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइडेड बाय में है, तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा। तो यहां पर ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये जो स्पीड है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे लाइक मास पर ये डिपेंड नहीं करती है क्योंकि उसके पास 0 पावर है, लेंथ पर डिपेंड करती है 1 पावर है, टाइम पर डिपेंड करती है -1 पावर है। इसके बाद एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट होगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप देखिए यहां पर ये चेंज इन वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का हमारे पास क्या है रिजल्ट? m0 L1 T-1, और टाइम, तो टाइम का क्या है बताइए? t है। तो ये हो जाएगा आपके पास m0 L1 T-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन थोड़ा हुआ। उसके बाद फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने ये निकाल लिया है, मास 0 पावर, लेंथ पर 1, t पर -2। तो ये रिजल्ट हो जाएगा कितना? यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये मास पर 1 पावर, लेंथ पर 1 पावर, टाइम पर -2 पावर। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ये जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप इसे अगर लर्न कर लोगे तो आगे मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्वॉल्व होती है इसकी। इसलिए आगे जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे वो अगर आपको ये याद है तो आसानी से अपने भी लिख सकते हो। लाइक इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स क्या है? m1 L1 T-2, डिस्टेंस लेंथ होती है तो L, तो ये हो जाएगा m1 L पर पावर 2 और T पर पावर -2। तो वर्क याद हो जाएगा, वर्क है तो पावर भी याद हो जाएंगे।
पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हो गए m1 L2 T माइनस टू, और टाइम हुआ कैपिटल T। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा m1 L2 T माइनस थ्री हो जाएंगे अब, है ना, T माइनस थ्री, ये ऊपर चला जाएगा वर्क। उसी तरह से प्रेशर, प्रेशर का क्या हो जाएगा बताइए, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया। तो फोर्स हो गया m1 L1 T माइनस टू डिवाइडेड बाय, अब देखिए एरिया, एरिया में लेंथ इंटू विड्थ होते हैं, यानी दो लेंथ का प्रोडक्ट है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू लेंथ। तो आप कह सकते हो कि सर एरिया में दो लेंथ का प्रोडक्ट हो रहा है, लेंथ और विड्थ, तो विड्थ भी लेंथ होती है, एल इंटू एल। तो फाइनली ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप देखो तो एक से एल से एक एल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एम पर पावर वन एल पर पावर माइनस वन, है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन, और टी पर पावर माइनस टू। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर, ठीक है। उसी तरह से यहां पर एक आ रहा था स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, अभी आप इसको लर्न कर लीजिए। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स m1 L1 T माइनस टू अपॉन एरिया L स्क्वायर, तो इसका भी रिजल्ट सेम हो जाएगा m1 L माइनस वन T माइनस टू। ये वो फोर्स, सॉरी स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक। इसमें यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कुछ भी हो, ये भी एक्चुअल में स्ट्रेस का ही इक्वल होते हैं, स्ट्रेस के इक्वल होते हैं। स्ट्रेस यानी ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसमें भी आपका आ जाएगा, एक्चुअली में ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर जो स्ट्रेन होती है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसलिए ये सिर्फ स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L माइनस और T माइनस टू हो जाएगा, L माइनस वन T माइनस टू। अब देखिए प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या आपको नहीं लगता है कि इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? तो अगर पेपर में आता है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बताए जिनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आप इनको लिख सकते हो। एग्जांपल है इसका, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। नाउ उसके बाद देखिए एनर्जी, एनर्जी देखिए बेटा, एनर्जी, एनर्जी होता है बेटा वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इसलिए एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L2 T माइनस टू, तो एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएंगे। अच्छा, वन मोर थिंग कि चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी होनी चाहिए, चाहे वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएंगे, सेम होंगे, और वो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के इक्वल होगा। तो एनर्जी और वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो ये भी दूसरा एग्जांपल है सेम डायमेंशन फॉर्मूला के, ओके। उसी तरह एक आएगा टॉर्क, टॉर्क ये आप हम लोग रोटेशनल मोशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी हम सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। एक तरह का ये एंगुलर फोर्स है जो रोटेशनल इफेक्ट डालता है, तो इसलिए ये भी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि एक तरह से वर्क का ही फॉर्मूला हो गया ये। तो m1 L2 और T माइनस टू, तो आप देखिए वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, टॉर्क हुआ, इसके भी सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। तो ये माइंड में रखेंगे आप कि वर्क एनर्जी याद रहेगा तो आपको अपने आप टॉर्क का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसी तरह से एक देखिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m, मास हो गया m, और वेलोसिटी हमने निकाला है L1 T माइनस वन, तो ये बन जाएगा m1 L1 T माइनस वन, ये हुआ लीनियर मोमेंटम। उसी तरह एक आता है इंपल्स, इंपल्स,
ये होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो ये फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का हमारे पास डायमेंशन थोड़ा क्या है, ये होता है m1 L1 t माइनस 2 इंटू टाइम है तो t होंगे। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये रिजल्ट बन जाएगा m1 L1 t माइनस 1। आपको क्या लगता है, देखो ये लीनियर मोमेंटम देखिए और इंपल्स देखिए, क्या इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलर डायमेंशन फॉर्मूला के एग्जांपल में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद एक आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। देखियो ये जो बेटा ये स्टूडेंट आप माइंड में रखिएगा कि ये यहां पर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये पूछो कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, मैं बताऊंगा और आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसके स्पेसिफिक चैप्टर है, रोटेशनल मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला माइंड में रखना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन एराइज नहीं करना कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है ये क्या है, तो यहाँ आपको इसके जानने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में रखना है आपको। तो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो देखिए लीनियर मोमेंटम हमने निकाल लिया है m1 L1 t माइनस 1 और इनटू इसको मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो ये क्या बन जाएगा m1 L2 t माइनस 1। ये हो गया लीनियर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद देखिए, इसके बाद देखो बेटा स्टूडेंट, और एक इंपॉर्टेंट है, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है, ये होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन में लेंथ या डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे लिखोगे तो ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल अपॉन टाइम, है ना, एंगल पर यूनिट टाइम। तो एंगल अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों से निकालोगे ना तो इसका जो रिजल्ट आएगा, एंगल का देखिए कोई यूनिट होता नहीं है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए m0 L1 L0, ठीक है, L0 और t पर पावर माइनस 1 आ जाएगा। आप यहां से भी अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर भी रख करके देख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। यहाँ पर एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए m0 L0 t माइनस 1 एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स हो गया m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी इसका हो जाएगा m1 L0 t माइनस 2, ठीक है। सरफेस टेंशन के बाद आता है एक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट ये भी फोर्स अपॉन लेंथ ही होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। इसका मतलब इसका भी सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, m1 L0 t माइनस 2, ठीक है। एक आएगा ग्रेविटी, तीन कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला को भी लर्न कर लीजिए, पेपर में पूछते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है कैपिटल जी, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो इसके लिए हमारे पास होना है F इज इक्वल टू जी m1, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्लास 11th में भी है ना। हमें डिस्कस करना है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन अभी हमें क्लास 9 से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो देयरफॉर यहां से आप निकाल लो G इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू
m2। अब देखिए ये f क्या है, फोर्स, तो m1 L1 t-2, r है डिस्टेंस, तो यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास है m1 तो m, दूसरा भी मास है तो m। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा m पर पावर क्या 1, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा तो 10 m पर पावर -1, l पर पावर क्या हो जाएगा 1 है और यहाँ 2 है तो l पर पावर 3 और t पर पावर -2। ये कैपिटल G का होगा। तो एक कांस्टेंट ये है। दूसरा कांस्टेंट होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है h, ठीक, ये है h। इसको कैसे निकालेगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू होता है, h इंटू न्यू। यहाँ E एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी। अब h फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1/t, तो ये टाइम हो जाएगा। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो h इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू टी। E हुआ एनर्जी और t हुआ टाइम, तो एनर्जी का भी हम लोगों ने निकाला है m1 L2 t-2। आप चाहो तो पोज करके इसको देख सकते हो पीछे रोक जा करके, ठीक है, n टू t, तो ये रिजल्ट आएगा m1 ये आ जाएगा m1 L2 और ये हो जाएंगे t पर पावर -1। देखिए t पर पावर -1, तो ये h का प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये दूसरा कांस्टेंट है। और एक कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, वो भी देख लीजिए। एक हो जाएंगे गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये है कैपिटल R, ठीक है। अब इस कैपिटल R का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो हम लोग केमिस्ट्री में एक रिलेशन देखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से आपको R निकाल ले सकते हैं। तो R इज इक्वल टू P इंटू वी डिवाइडेड बाय N इंटू टी। ये P और V जो है ना वो एनर्जी के इक्वल हो जाता है, यानी वर्क के इक्वल। तो आप ये एनर्जी है डिवाइडेड बाय N इंटू टी, तो N इंटू टी ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होता है तो एनर्जी का फॉर्मेट या वर्क का फॉर्मूला देता है। तो वर्क और एनर्जी, आप वर्क भी लिख सकते हो, बेस्ट है कि आप इसको लिखो R इज इक्वल टू PV बाय NT। ये जो PV है वो वर्क इक्वल हो जाएगा, तो वर्क लिख दो डिवाइडेड बाय N इंटू टी। वर्क ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, m1 L2 t-2। ये n नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी MOL इंटू, याद होगा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डायमेंशन के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके सिंबल माइंड में रखना है। तो मोल का सिंबल हम लोग लेते हैं MOL इंटू, ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए आता है केल्विन, केल्विन का K। T यहाँ पर टेम्परेचर है, तो अब इसको यहाँ पर T टाइम नहीं समझेंगे, ये T टेम्परेचर है जिसका सिंबल होगा कैपिटल K। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 L2 t-2 K-1 और MOL। इसका मतलब है कि इसमें 5 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं, मास भी, लेंथ, टाइम, केल्विन, टेम्परेचर और MOL, मोल। तो मोल पर भी -1 पावर आएगा, तो यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट, तो ये 3 कांस्टेंट है जो आप माइंड में रखेंगे। तो ये हुआ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका सिंबल होता है ईटा, है ना। एन जो आप लिखते हो ना, तो इसका ये वाला लाइन वर्टिकल थोड़ा सा और एलोंगेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एन। अब इसका देखिए होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है जो कि चैप्टर में जाके देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ईटा A dV बाय dt, dV बाय dt, या dV से वेस्ट है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसे लिखिए, यहां पर ईटा आप यहां से निकाल सकते हैं F इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा V। यहां पर F क्या है, F है स्टूडेंट फोर्स,
तो ये हो जाएगा M1 L1 T-2, ये हुआ फोर्स। सेकेंड है, ये जो डेल्टा टी है वो है आपका टेम्परेचर। एक और इंपॉर्टेंट है, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा डायमेंशन में ही, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम इसके चैप्टर में जाकर के देखेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है ईटा, यानी जो आप एन लिखते हो ना उसको स्ट्रेट कर दीजिए, तो इसका मतलब ये पार्ट स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये है ईटा। अब F फिजिकल टू, इसके लिए हमारे पास होना है F फिजिकल टू ईटा ए dv बाई dx या डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो यहां से आप ईटा निकाल लीजिए n, कभी कभी हम उसको एज ए n भी पढ़ते हैं, है ना, ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर a है नीचे आएगा और डेल्टा v नीचे आएगा, डेल्टा v। अब देखिए यहां पर f क्या है, ये तो फोर्स है, तो M1 L1 T-2, और ये जो डेल्टा x है ना स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है ना, तो यहां पर डिस्टेंस का डायमेंशन पूरा रखेंगे, यानी L डिवाइडेड बाय, यहां ये A जो है वो एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन पूरा ऑलरेडी हमने देखा L स्क्वायर होता है, और ये जो डेल्टा V है ये चेंज इन वेलोसिटी है, यानी आप ऐसे वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए, तो ये वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन पूरा होगा L1 T-1, है ना, L1 T-1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये L और ये L और L ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा m पर पावर 1 L पर पावर -1, क्यों, क्योंकि ये L बच गया आपका, तो ये ऊपर जाएगा तो -1, ये L मल्टीप्लाई कर ये कैंसिल कर रहा है, और ये L ऊपर जाएगा तो -1, और यहाँ पर t पर पावर -2 और ये t पर पावर -1 है, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो t पर पावर -2 + 1 यानी -1, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है डायमेंशन लॉ जो हमें माइंड में रखना है। अब आते हैं कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई भी डायमेंशन लॉ नहीं होते हैं, नो डायमेंशन। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन, फिजिकल quantities having no dimension, जिनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ये माइंड में रखना हो कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब है कि वो जरूर दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसका मतलब उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं है। तो आप देखिए ऐसा कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने देखा होगा एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्लास 9 में आपने पढ़ा है। ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बताइए ऊपर में भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। m0 L0 T0, यानी जो डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर में डेंसिटी का आएगा वही इसका भी आएगा, तो कैंसिल होकर के नो डायमेंशन में चले जाएंगे। उसी तरह से एंगल, देखिए एंगल का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, यानी थीटा, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो बोलो कैसे, इनके डायमेंशन फॉर्मूला क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए एक फॉर्मूला है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला है, यानी थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर्क, ये ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है। तो अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ऑब्वियस है कि इसके कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसके भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होंगे। ठीक है, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, चाहे आप साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, एक्सेट्रा etc। ठीक है, इसके भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ना दो हाइट का रेशियो है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहां पर भी दो लेंथ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस उनका रेशियो है, या कोस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी दो लेंथ का रेशियो है। तो क्योंकि ये दो लेंथ के रेशियो होते हैं इसलिए इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, m0 l0 t0, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी जिसके कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।